हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं आप लोगों के लिए आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज हम जो डेली करते हैं वो लेकर आपके सामने हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि आज के सवालों के अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ नया ट्राई करने की। कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट होता है तो भी कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया और मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए लेके आते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने पता है कि हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले भी गेट के और नेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे परसों वाले सेशन के अंदर। उसमें भी कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वो होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आज सॉल्व करवाने वाली हूँ। इसके अलावा डेली 8 PM है जो आप लोगों के लिए मैं सेशन लेके आती हूँ, राइट। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लो। इसी के अलावा अगर आपको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का कोर्स कंप्लीट करना है मेरे साथ में, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अपना जो अभी कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसी मंडे से मैंने शुरू किया था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 6,999 रुपीज आपकी फीस है। आपको अलग से हैंडबुक भी चाहिए तो हैंडबुक जो है वो आपके पास में आ जाएगी, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो कि 6 बुकलेट्स है टोटल आप लोगों की 10 यूनिट्स के, राइट, जो अलग अलग एरेज में मैंने डिवाइड करके आपको पढ़ाया है। इस हैंडबुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हो, जो आपकी प्राइस है, राइट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, जून या दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए पढ़ना चाहते हो, तो ट्राई जरूर आप कर सकते हो। होली 20 कोड आप लोगों को लगाना है। 8 मार्च तक ये ऑफर आपके पास में है, जिसके लिए आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो ये प्राइस में बता रही हूँ, इसमें 20% डिस्काउंट लगा के आपका अभी ये ऑफर लग जाएगा, राइट। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। कल मैंने यहीं पर क्लास खत्म करी थी, तो आज यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गया है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस के ऊपर। देखो सिनेरियो ऐसा है, आप सभी लोगों के लिए सेट थ्योरी और रिलेशन, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एक टॉपिक है, यहां से हर साल एक छोटा छोटा सवाल आप मान के चलिए कि पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये आया है, राइट। बट ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। थंबनेल पर मैंने आज ये चीज निकाली कि प्रीवियस ईयर में ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स आप लोगों की हो जाती है, या स्कोरिंग आपके लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि सेट्स एंड रिलेशन, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से करते आ रहे हो मैथमेटिक्स में, तो अगर आप इसको कंसोलिडेट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कि कोई एक रिलेशन आर है जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर है, इंटीजर्स है बट आप लोगों के ये पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनके ऊपर बात की जा रही है, राइट। आगे ये कह रहा है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एंड हैव अ कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, कि अगर ए को रिलेट होना है बी से तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, पहली बात तो डिस्टिंक्ट है। और ये कह रहा है कि इन दोनों के पास में एक से ज्यादा कोई और वन के अलावा भी इनके पास में कॉमन डिवाइजर होने वाले हैं। अब बात ऐसी है, अगर ऐसा होता है जहां पर ए और बी रिलेटेड होता है आपस में, तो सबसे पहली बात, डिस्टिंक्ट होने की वजह से रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमको पता है मैम कि जो रिफ्लेक्सिव आपके पास में होता है, रिफ्लेक्सिव का एक ही रूल है, और वो रूल क्या है कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिविटी जो होती है वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि इफ ए हैज टू बी रिलेटेड टू बी देन ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी, राइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आप चॉइस एलिमिनेट कर सकते हो, किसको, जहां पर भी रिफ्लेक्सिव लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन है जो आप लोगों का एलिमिनेट हो जाएगा। नॉट रिफ्लेक्सिव वाले ऑप्शन ही हम लोग वैलिड देखने वाले हैं। आगे देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो इसके बाद में हमारा दूसरा जो स्टेप होता है चेक करने का, वो होता है किसी भी रिलेशन के अंदर कोई भी सिमेट्रिक नेस है या नहीं है। सिमेट्रिक नेस का मतलब ये है कि अगर मेरे को गिवन है कि ए इज रिलेटेड टू बी देन बी मस्ट ऑल्सो भी रिलेटेड टू ए, ये मेरी कहलाती है सिमेट्रिकनेस। अगर ए बी है तो बी ए होगा, ठीक है, अगर है तो ही चेक करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इसमें मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब देखो सीन ऐसा है कि मैम ए और बी को हम रिलेट कर रहे हैं, अब ए और बी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, कोई इशू नहीं है, पर इसमें यह भी बोला जा रहा है कि 1 के अलावा भी इनके और क्या है, फैक्टर्स है। अब जब 1 के अलावा भी इनके फैक्टर्स है तो डेफिनेटली बात ऐसी होगी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर मैं एलसीएम भी फाइंड आउट करूं तो मुझे डेफिनेटली बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं। और अगर कॉमन डिवाइजर इनके पास में कोई है, जैसे कि हम लोग देखिए कि कॉमन डिवाइजर है इनके बीच में, ए और बी के बीच में, तो डेफिनेटली है कि बी और ए के बीच में भी वो चलेगा। अगर ए और बी के बीच में है तो बी और ए के बीच में भी चलेगा, यानी हर केस के लिए सिमेट्रिक होगा। अगर आपको ये वाला तरीका नहीं समझ में आता तो आप कोई एक एग्जाम्पल लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हो,
कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप लोग 2 और 4 का एग्जाम्पल ले लो। अगर आपके पास 2 और 4 है तो इनके कॉमन डिवाइजर 2 है, 1 के अलावा एक 2 भी है, तो वहां पर आपका 2 एंड 4 है तो 4 और 2 भी होगा, क्योंकि इनका भी कॉमन डिवाइजर 2 निकल के आ सकता है जो 1 के अलावा है। आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आपको सेट भी ऑलरेडी गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं, तो इसीलिए आपका बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सिमेट्रिक भी है। इसके अलावा आपका एक रिलेशन और होता है जिसको हम कहते हैं कि ट्रांजिटिविटी चेक करना, राइट। ट्रांजिटिविटी हम लोगों को कैसे चेक करनी होती है भाई, ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा यूज भी आई थिंक ट्रांजिटिविटी हमारी आती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वगैरह सब जगह ही। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए मस्ट ऑल्सो भी रिलेटेड टू सी, ये हमारी ट्रांजिटिविटी कहती है। आप इसको ऐसे भी पढ़ते हो कि अगर ए बी है और बी सी है तो ये दोनों डायगोनल वाली कट जाएंगे और मेरे पास में ए सी आ जाता है। इसी को इसी तरीके से रीड करना है, ठीक है ना, उल्टा नहीं कर सकते आप, यहीं पर रिलेट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह रही हूँ कि ए और बी रिलेटेड है, बी और सी भी रिलेटेड है, तो क्या ए और सी ऑटोमेटिकली आपस में रिलेटेड हो सकते हैं? मुझे बताइए, सोच के देखिएगा कि क्या ये पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, देखो 3 और 15, ए और बी मैंने 3 और 15 ले लिए, ठीक है, और सी की वैल्यू मैंने ले ली फॉर एग्जाम्पल 5। अब यहां पर आप नोटिस करो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर 3 और 15 का रिलेशन है, 15 और 5 का भी रिलेशन है, बट 3 और 5 रिलेटेड नहीं है। देखो सिमेट्रिक हो सकता है बट ट्रांजिटिव होने के चांसेस नहीं है। एक मैंने एक केस यहां पर लेके भी प्रूव कर दिया, राइट। यानी कि यहां पर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट ये टॉपिक मैं आज इसलिए ले रही हूँ, थंबनेल पे भी मैंने इसलिए लिखवाया है कि भाई ये स्कोरिंग है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करो, एक ऐसा केस ढूंढ लो जहां पे वायलेशन हो रहा है तो आपका काम हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिविटी, ठीक है, सिमेट्रिकनेस और रिफ्लेक्सिविटी, ये तीनों चीजें अगर किसी एक रिलेशन में होती है तो हम उस रिलेशन को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस बोल देते हैं, ठीक है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक और हमने पढ़ा है जी पोसेट, सबसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट तो पोसेट का ही होता है, क्योंकि पोसेट ही है जो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए बूलियन अलजेब्रा बनाता है। पोसेट से हैसी डायग्राम या लैटिस, और लैटिस के अंदर कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के ही हम बूलियन अलजेब्रा बनाते हैं। अब जो पोसेट होता है, यानी कि जो आप लोगों का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, राइट, पार्शियल ऑर्डर का मतलब होता है कि रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए, ट्रांजिटिविटी भी होनी चाहिए, पर सिमेट्रिकनेस की जगह एसिमेट्रिक यहां पर जो है वो होना चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रही हूं, या फिर एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का मेरा यही आप लोगों से होमवर्क का सवाल है, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए कि एसिमेट्रिक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों में डिफरेंस जो है वो भी आप मुझे बताएंगे, मैं इसका आंसर आपको कल 8 बजे जरूर दे दूंगी। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आगे के सवाल के ऊपर। देखो ये सवाल मैंने आपको कल बोला था कि इस टाइप के सवाल बहुत परेशान करते हैं, जबकि बहुत ही एकदम बच्चों वाला सवाल है। आपसे ये कह रहा है कि कैपेसिटी है किसी भी मेमोरी यूनिट की वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स एंड वर्ड्स, हमको पता ही है ये, ठीक है ना भैया, वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय बिट्स पर वर्ड्स, यही कैपेसिटी हमारी होती है। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास में सेपरेट एड्रेसेस और डेटा लाइंस जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, आपके पास में कोई भी एक मेमोरी है, देखो बात ऐसी, अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता है तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी प्रॉब्लम होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपके पास में एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जैसे अगर सेकेंडरी मेमोरी तो पेजेस में डिवाइड कर दोगे, मेन मेमोरी है तो फ्रेम्स में डिवाइड कर दो, कैश है तो कैश लाइंस में डिवाइड करके पढ़ लेना। अब आपसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी सेपरेट एड्रेस एंड डेटा लाइंस आर नीडेड, अगर मेरी जो मेमोरी है वो कैसी है 4K इंटू 16 की है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरे पास में कोई भी मेमोरी की कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, मैम आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं और एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स मुझे कितने रिक्वायर्ड है, या कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं और एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बिट का एड्रेस रिक्वायर्ड है। यही चीज जो है ये मुझे बताती है किसी भी तरीके से किसी भी एक मेमोरी की कैपेसिटी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो किसी भी मेमोरी की कैपेसिटी की मैं अगर बात करूं तो वो क्या होता होगा, वो 2 की पावर में हम हमेशा लिखते होंगे, जहां पर 2 की पावर m जो है वो मुझे क्या शो करता होगा, टोटल नंबर ऑफ आपके पास में कितने वर्ड्स है ये हमें शो करता होगा। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई एड्रेस बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर n बिट्स ले रही हूँ तो वो इसे शो करता होगा। हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये फॉर्म गिवन था, आपको गिवन है 4K मल्टीप्लाई बाय 16, आप इसको लिख सकते हो 2
ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी कि आप लोगों को पता है कि आपको यहाँ पर आंसर क्या करके आना है, 12 और 16 आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिंपल, बस आपको ये समझना था, और ये मुझे नहीं लगता कोई भी इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी ऐसा डिफिकल्ट चीज है समझने के तौर पे अगर देखा जाए तो, राइट। करेक्ट आंसर आप लोगों का 12 16 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैचिंग का क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन भी मैं आज इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग के अंदर एड्रेसिंग मोड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम में हर साल किसी ना किसी फॉर्म में आता है। बेस एड्रेसिंग है, इंडेक्स्ड है, स्टैक है और इम्प्लाइड एड्रेसिंग है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो हमें पता होना चाहिए कि किसमें क्या यूज किया जाता है, राइट। अब जैसे आपको पता है कि जीरो एड्रेस अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के स्टैक वहां पर स्टैक इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन वहां पर लगता है। इम्प्लाइड मोड हम अच्छे से जानते हैं, जब मेरे पास में ऑलरेडी डेटा किसके अंदर हो, मेरे लाइन के ऊपर ही लिखा हुआ हो, यही होता है हमारा, राइट। अब एक बात ऐसी है कि जब ये सारी चीजें आपको पता है कि आपके पास में आनी है तो किसमें कौन सा यूज होता है, जैसे कि आपको पता है बेस है, इंडेक्स्ड है। बेस और इंडेक्स्ड दोनों ही हमारे स्पेशल फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। अगर दोनों ही एड्रेसिंग मोड ऐसे हैं जो स्पेशल होते हैं तो दोनों ही स्पेस से रिलेटेड होंगे। मेरे पास में यहाँ पर दो ऑप्शन है जो स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। इंडेक्सिंग हमको पता है, हमेशा से हमने पढ़ा है कि एरे के लिए इंडेक्सिंग वर्ड हमारा यूज होता है, यहां से मैचिंग कर सकते हो। जो बेस एड्रेसिंग मोड होता है उसके अंदर हम ये मानते हैं कि ये क्या होता है, एक बेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक बेस वैल्यू होती है और उसमें प्लस हम लोग जंप्स ले सकते हैं जितने भी आप लेना चाहो। तो ये पोजीशन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। स्टैक हम अच्छे से जानते हैं भाई, स्टैक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टैक का सिर्फ और सिर्फ आपको हमको यही याद रखना है, जीरो एड्रेस होता है, राइट। किसके लिए होता है, जीरो एड्रेस, यानी कि किसी भी कोड को जब हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, कोई भी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक ही कोड से सारा काम होता है, पुश पॉप पुश पॉप पुश पॉप, ठीक है। लुक भी हो सकता है आप लोगों का, पीप हो सकता है आप लोगों का, टॉप भी हो सकता है। तो कुल मिला के जो आप लोगों का रिटेंसेंसी है, ट्रियांसेंसी, राइट, यही आप लोगों का क्या है, आपका होता है जिसके अंदर कोड बार बार अपने आप को रिपीट करता है, राइट। और इसके अलावा इम्प्लाइड मोड जो है वो आप लोगों का एक्यूमुलेटर के लिए हो जाएगा, ठीक है, जहां पर हमको किसी भी एड्रेस को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, इम्प्लाइड मोड के अंदर काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, चलिए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ। अगर आप लोग पेड बैच में तो आज सुबह ही मैंने आपको पेड में ये सॉल्व करवाया था, बट कोई नहीं, अगर यूट्यूब पे हम लोग देखें इस क्वेश्चन को तो देखो हमको पता है नेस्टेड क्वांटिफायर्स की बात कर रहे हैं। नेस्टेड क्वांटिफायर्स में ये लिखा है आप लोगों का फॉर ऑल का सिंबल, राइट, और ये है आप लोगों का देयर एग्जिस्ट का सिंबल। ये है आप लोगों का रिलेशन एक्स और वाई। अगर मैं इसको रीड करूं तो मैं ऐसे रीड कर सकती हूँ दैट एक्स रिलेट्स वाई। आप ऐसे भी रीड कर सकते हो दैट वाई इज रिलेटेड विद एक्स, ऐसे भी रीड कर सकते हो। अगर मैं इसको पूरे को रीड करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई देयर एग्जिस्ट अ वाई विच इज रिलेटेड टू ऑल एक्स। आप ये कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पर x और y की बात करूं, ये x है और ये y है, दोनों के डिस्कोर्स की बात करूं तो एटलीस्ट एक ऐसा y है जो सारे के सारे x से क्या है, रिलेटेड है। एटलीस्ट एक ऐसा y है जो सारे के सारे x से रिलेटेड है, यही बोल रहा है ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट y, देयर एग्जिस्ट एन x, और रिलेशन है आप लोगों का किसका, x और y से। देखो अगर मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास में ऑल से सम की बात हो रही है, अगर ऑल से सम ट्रू है, दैट ऑल x और सम y के लिए ट्रू है, तो क्या सम x और सम y इसके लिए भी ये ट्रू नहीं हो जाएगा भाई? सम x और सम y के लिए ट्रू नहीं हो जाएगा। अगर ऑल के लिए ट्रू है तो सम के लिए ट्रू हो जाएगा ना। कैसे सब ऑल्टरनेशन होता है, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ा है। यहाँ पर भी देखो, अगर ऑल x इज रिलेटेड टू y देन सम x इज डेफिनेटली रिलेटेड टू y। तो भाई ये तो मैम देखिए सही है। आगे देखो आपसे ये कह रहा था कि भाई देयर एग्जिस्ट इन y फॉर ऑल x वेयर r इज रिलेटेड टू रिलेशन x कॉमा y है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये उल्टा कह रहा है, ये इस बार उल्टा कह रहा है। देखो y इज रिलेटेड टू x ये कह रहा है, अगर हम यहाँ पर रीड करें तो हमारा अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से अगर रिलेट करोगे तो यहाँ पर रिलेशन आप लोगों का बन ही नहीं पाएगा, या बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हम यहाँ पर कुछ कह ही नहीं सकते। हमको ये कहना था कि ऑल से सम का रिलेशन निकालो, जो ये नहीं निकाल पा रहा है, राइट। इसी वजह से
यहाँ पर ये ऑप्शन आप लोगों का फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स वेयर एक्स इज रिलेटेड टू वाई, आई मीन वाई इज रिलेटेड टू एक्स। ये उल्टा कह दे रहा है, ये कह दे रहा है कि भाई सारे के सारे वाई से कोई ना कोई एक एक्स रिलेटेड है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, नगेशन है, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर बना देता है आप लोगों का। अब देखो ध्यान से आप लोगों से ये कह रहा है नगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट, नगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट हमेशा आपको फॉर ऑल देता है, तो ये आपको फॉर ऑल दे देगा। अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो नगेशन अंदर चला जाएगा पूरा, तो नगेशन ऑफ फॉर ऑल वाई है, तो नगेशन ऑफ फॉर ऑल वाई आप लोगों को क्या दे देगा, देयर एग्जिस्ट वाई दे देगा। नगेशन ऑफ आर एक्स कॉमा वाई है, तो नगेशन नगेशन कैंसिल होके आर एक्स कॉमा वाई आप लोगों को दे देगा। अगर ध्यान से देखो तो और कुछ नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन का ही ऑप्शन मिल गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 and 4 ओनली। ठीक है जी ठीक है, आगे चलिए जी, है ना, इस चीज को आप लोगों को रिमेंबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर इस तरीके से कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ की बात की जा रही है, बहुत बेसिक सा सवाल है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट डिकम्पोजिशन है इस डायरेक्टेड ग्राफ का, जिसके अंदर हमको स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल जाए। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमको मिल जाए तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, जो भी साइकिल बना रहा है उसे रिमूव कर देना होता है। ठीक है ना, बस वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर सिर्फ एक यू है, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा सिर्फ एक यू है, जिसके अंदर कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली इसके पास कहीं ना कहीं से कोई साइकिल होगी, और आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास में साइकिल है। अब आप देखो कि P है, Q है, R है, S है, T है और V है, ये सारे के सारे मेरे लिए एक कंपोनेंट बना दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और एक है यहाँ पर आप लोगों का S, T और U, जो आप लोगों के लिए अलग कंपोनेंट या ग्राफ के अंदर अलग पार्ट बना दे रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि U आप लोगों का एक अलग सेट है और P, Q, R, S, T, V ये जो है ये आप लोगों का एक सेट है। यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो U के साथ में आ सकता है, क्योंकि सब पे कोई ना कोई आउटगोइंग है, इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी है। राइट, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बट ये कुछ ऐसे सवाल है जो एग्जाम में आ जाते हैं, बड़े अजीब तरीके के हैं। ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस इनको समझ में आपको आना जरूरी है। इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रिक लगता ही लगता है। अब ये सवाल मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है एक और चीज है जो हमने पढ़ी है, आर्टिकुलेशन पॉइंट। राइट, कोई मुझे बता सकता है क्या कि आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो अभी तक इस पे मैंने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं देखा है, बट हाँ डेफिनेटली ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आर्टिकुलेशन पॉइंट भी हम लोग किस में पढ़ सकते हैं, हमारे ग्राफ थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें क्या मतलब होता है, यही बात होती है कि मान लीजिए कि मेरे पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये जो दोनों के दोनों पार्ट इसने बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं, इसने दोनों के दोनों पार्ट यहां पर डिवाइड करने के बाद में हमारा ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। मेरे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ के अंदर एक ऐसी वर्टेक्स में ढूंढ दूं जिसको अलग करने की वजह से, जिस पॉइंट को अलग करने की वजह से एक ऐसी वर्टेक्स, मेरा पूरा का पूरा ग्राफ कैसा हो जाता है, डिसकनेक्टेड हो जाता है। अ वर्टेक्स is said to be an articulation point if I cut that particular vertex, and of course with the vertex you have to cut your edges as well, है ना। तो अगर मैं उनकी एजेस भी कट रिमूव कर दूं तो वो क्या हो जाता है, आप लोगों का डिसकनेक्टेड ग्राफ बना देता है। सही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या यहां पर मेरा जो U है वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या यहां पर U एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है, बताइएगा जी, है ना, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, बट चलो कोई नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि जो मैंने बोला क्या आप उसे अप्लाई कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसके लिए आप कल कमेंट भी किए थे कि मैम होमवर्क वाला सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक मशीन है जो कि बाइट एड्रेसेबल है, मेन मेमोरी 2 की पावर 16 बाइट्स की है, ब्लॉक साइज 8 बाइट का है,
डायरेक्ट मैपिंग आप लोगों की हो रही है। जब हमारी डायरेक्ट मैपिंग होती है तो आपको पता है हमारे पास में 3 डिविजन्स होते हैं। हमारे पास में टैग बिट होता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में कैश का इंडेक्स बिट होता है, और इसके अलावा हमारे पास में मैम ऑफसेट होता है। ये 3 चीजें होती है पूरे के पूरे आप लोगों के फिजिकल एड्रेस के अंदर, है ना। पूरे के पूरे फिजिकल एड्रेस को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। होता क्या है डायरेक्ट मैपिंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा, है ना। जो हमारी मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी से हम लोग डेटा उठा के हमारी कैश मेमोरी के अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेम्स पे रखा हुआ डेटा है वो किस तरीके से लाइंस पर सेट होगा, मैप होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। जिसमें से सबसे पहली, सबसे फेमस और सबसे सिंपल है आपकी डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग, जिसके अंदर मैम हम मॉड्यूलस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और टोटल नंबर ऑफ आप लोगों की कैश लाइंस के बिहाफ पर उठा के लेके आते हैं। फ्रेम का कोई भी पेज या कोई भी फ्रेम उठा के लाते हैं और उसका मॉड निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस के कंपैरिजन में, और फिर हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर मेमोरी का बहुत वेस्टेज होता है, बिट्स का बहुत वेस्टेज होता है। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसी की वजह से हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी या फिर आपका सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी मैपिंग पे चले जाते हैं। दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था कि यहाँ पर आप लोगों को अज्यूम करना है कि आपके पास में 2 की पावर 16 है। अब 2 की पावर 16 है यानी कि आपको पता है कि 16 बाइट्स यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है जी। फिजिकल एड्रेस टोटल आप लोगों को पता लग गया कितने का है मैम, 16 बिट्स का है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास में 16 बिट्स है। 8 बाइट का आपका ब्लॉक का साइज है, और ब्लॉक साइज कैश ब्लॉक साइज हो सकता है, ठीक है। तो 8 बाइट का है। अगर 8 बाइट का है तो मैं इसको कितना लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, यानी इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, मुझे रिक्वायर्ड होंगे 3 बिट्स। यानी कि मैम अगर आपको ब्लॉक के अंदर जाना है तो 3 बिट्स, यानी कि आपका ऑफसेट कितना हो जाएगा, किसी भी ब्लॉक के अंदर जो आप लोगों ने डेटा रखा है उनका एड्रेस 3 बिट्स का है, यानी कि मैं ऑफसेट क्या कह सकती हूँ, 3 बिट्स का है। आगे आप लोगों से ये कह रहा है कि नंबर ऑफ 32 कैश लाइन्स हैव बीन यूज्ड। अब 32 कैश लाइन यूज की गई है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई दिक्कत होनी चाहिए। 32 कैश लाइन, राइट। अब 32 है तो इसको आप कितना बोल सकते हो, 2 की पावर 5 बोल सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों से यही पूछा जा रहा है, अगर ये आपका टोटल है 5 तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भाई ये आपका कैश इंडेक्स 5 बिट्स का हो गया। बेसिक सा सवाल था। टोटल 16 है, इसमें से आपको माइनस करना है 5 + 3, 16 में से माइनस करना है 8। करेक्ट आंसर आप लोगों का 8, यानी कि टैग बिट हो गया आपका 8, 5 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। भाई कैश मैपिंग से एक सवाल गारंटीड है कि आपके एग्जाम में आता है, तो इसको आप प्लीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है गाइस, देखो कि आपके पास में क्या है, एक मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का सवाल है जो आता है। देखो ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर आई गो अहेड एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। देखो हर बार आता है, 2022 का पेपर उठा के देखोगे तो भी आया है। पेजिंग है, एक है हमारे पास में सेगमेंटेशन, है ना। अब बात ऐसी है, ये दोनों को मैं बाद में बताऊंगी। आपको पता है कि हमारे पास में कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन होता है ना जी, और एक होता है नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन, दो चीजें। अब सिनेरियो ऐसा है, यहाँ पर जो कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन है और नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन है, इनमें कुछ फॉल्स हैं, राइट। अब ये जो फॉल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, जो भी डेटा मैंने सेव करना है वो मैं कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ही कर सकती हूँ, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, जैसे कि एरे के अंदर होता है। पर नॉन कंटिजियस फॉर्म ये कहता है कि नहीं, आप एक पर्टिकुलर डेटा को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो, फिर एक, फिर उसके बाद कहीं दूसरा, यहाँ पर कोई और है, फिर इसी का दूसरा ब्लॉक कहीं और पे, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन होता है, बिल्कुल वैसे हम लोग कर सकते हैं। इनके बिहाफ पर हमारे पास में कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन के ही 2 टेक्निक्स होते हैं, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास में फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, राइट, और एक होता है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। ये फिक्स्ड साइज हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वही करता है, और ये जो है मैम ये हमारा डायनेमिक तरीके से मेमोरी का एलोकेशन करता है। आपके पास में कोई भी एक मेमोरी चंक है, उस मेमोरी चंक में हम किस तरीके से ब्लॉक्स बना रहे हैं, कोई भी प्रोसेस आती है, अगर उसको पहले से ही एक ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ मिला है, एक फिक्स्ड साइज है, और प्रोसेस आएगी कि नहीं आएगी वो डिपेंड करता है कि कितने साइज का आपके पास में ब्लॉक है, तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड साइज। पहले से हमने किसी एक पूरी मेमोरी को या पूरे एक वर्ड को डिवाइड कर दिया है किसके अंदर,
हमारे फिक्स्ड साइज के अंदर, ठीक है ना, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग। ये जो फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग है, इसमें हर बार हमारे पास में क्या गड़बड़ आ सकती है मैम, यहाँ पर मेरे पास में क्या गड़बड़ आ सकती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की गड़बड़ आ सकती है, राइट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है क्या यहाँ पर, कोई मुझे बता सकता है क्या हमारे पास में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होता है? अब बात ऐसी है कि वेरिएबल साइज के अंदर क्या हमारे पास में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है? देखो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है कि किसी प्रोसेस को आपने किसी ब्लॉक में सेट कर दिया, उसके बाद में जो रिमेनिंग स्पेस है, जो रिमेनिंग मेमोरी जो वेस्ट हो चुकी है, अब क्योंकि ये कंटीजियस इन नेचर है तो आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई और डेटा तो लिख नहीं सकते, कोई और प्रोसेस तो सेट कर नहीं सकते हो। तो बात ऐसी है कि कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के जो भी टेक्निक्स होंगी, सब में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आने के चांसेस होते हैं। वेयरएज अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड के अंदर इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के भी चांसेस हो जाते हैं जी, राइट। इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मेरे पास में मेमोरी के अंदर जगह तो अवेलेबल है, जगह तो अवेलेबल है, बट स्टिल मैं अपनी प्रोसेस को नहीं लेके आ सकती। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एलोकेशन स्कीम मेरी कंटिन्यूअस इन नेचर है। अब सीन ऐसा है कि अगर ये इशू आता है तब हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि मेमोरी के अंदर मेरे पास में स्पेस तो अवेलेबल है बट कंटिन्यूअस तरीके से अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरी कोई भी प्रोसेस यहाँ सेट नहीं हो सकती। ड्यू टू द कंटिन्यूअस नेचर मेरे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आता है। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है जब आपके पास में आपकी कोई भी फिटिंग एल्गोरिथम, जैसे कि फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, ये जो फिटिंग एल्गोरिथम्स है, इसके बाद में बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो जाता है और वो वाली बची हुई मेमोरी को मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को तो भाई एक प्रोसेस को कंटिन्यूसली ही सेव करना है, नंबर ऑफ पेजेस एक साथ ही सारे होने चाहिए, तो इस वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम किस पर आए थे, पेजिंग पर आए थे। पेजिंग फिक्स्ड साइज नहीं होता है, बट पेजिंग जो होता है वो स्टैटिक साइज होता है। मतलब फिक्स्ड साइज और पेजिंग के अंदर डिफरेंस ये होता है, कोई मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि मैम यहाँ पर हमको पहले से जो है वो हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स है वो हम यहाँ पर बना देंगे इक्वल। यहाँ पर फिक्स्ड है, जैसे कि ये 100 का हो सकता है, ये 200 का हो सकता है, ये 300 का हो सकता है, पर ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर पूरी की पूरी मेमोरी को हम इक्वल साइज ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, राइट। ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। अब सिनेरियो ऐसा है कि जो आपकी पेजिंग होती है, क्या वो कभी भी आपके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर करती है या नहीं, ये एग्जाम के अंदर आप लोगों का सवाल बना था। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके पेजिंग के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। क्या यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है? जी हाँ, बिल्कुल, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से आपकी जो पेजिंग है वो सफर करती है, ठीक है। वो भी सिर्फ कहां पर, अगर मान लीजिए मैंने मल्टी लेवल पेजिंग करी है तो जो लास्ट लेवल की पेजिंग होगी उसके अंदर अकर करेगी। वेयरएज अगर सेगमेंटेशन की मैं बात करूं तो सेगमेंटेशन को हमने किसके लिए बनाया है भाई? इसीलिए बनाया है सो दैट हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू हम रिजॉल्व कर सके, ठीक है। हम एक्चुअली के अंदर क्या नहीं यूज करते, हम लोग सेगमेंटेशन यूज नहीं करते हैं, पेजिंग ही यूज करते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या कि ये सेगमेंटेशन के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है कि नहीं होता है? क्या सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है? ये सवाल आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है जी। तो आपको ये चीज याद यहाँ पर करनी ही होगी कि भाई किसमें जो है वो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है और किसमें आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। एक चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जो आप लोगों का पेजिंग है, उस पेजिंग को हम लोग नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक पढ़ते हैं। पर ये नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन किसके जैसे काम करती है? फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग के जैसा काम करती है, ठीक है जी। किसके जैसा? फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग के जैसा काम करती है, जहां पर फिक्स्ड साइज का मतलब है इक्वल साइज के अंदर डेटा को आपके सेव कर देना, ठीक है जी। अब बात ऐसी है कि सेगमेंटेशन में मैंने आप सभी लोगों से पूछा कि भाई सेगमेंटेशन के अंदर कौन से टाइप की फ्रेगमेंटेशन होती है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सेगमेंटेशन है वहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं,
राइट। सेगमेंटेशन के अंदर अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होता। वेयर एज आपका जो पेजिंग है उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। जैसे भी नॉन कंटिजियस फॉर्म, क्योंकि मैंने अभी आपको कंटिजियस पढ़ाया था, इसमें तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमेशा होगा, चाहे फिक्स्ड साइज करो चाहे वेरिएबल साइज करो। फिक्स्ड साइज के अंदर इंटरनल भी हो जाता है, ठीक है। वेयर एज नॉन कंटिजियस में कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन चांसेस नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने पेजिंग पढ़ाया। अब पेजिंग में हमने यहाँ से फिक्स्ड का डायरेक्शन ले लिया थोड़ा सा, तो देखो लिंक हो रहा है, फिक्स में भी इंटरनल होता है, यहाँ पर भी इंटरनल होने के चांसेस है, मेमोरी वेस्ट हो सकती है बीच में, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। एंड हमेशा हमको ये याद रखना है दैट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज मोर डेंजरस देन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वाई? आप कोई प्रोसेस को ही सिस्टम में आने से रोक रहे हो, इससे बड़ा प्रॉब्लम तो क्या ही होगा। ये तो हुई बात इनकी गई। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, होपफुली थोड़ा बहुत आपको रिवाइज हो गया होगा। आगे अब मैं बात करूं तो देखो 32 बिट का आपके पास में वर्चुअल एड्रेस है, यानी वही लॉजिकल एड्रेस 1 KB का आपके पास में पेज है। अब 1 KB का पेज है तो आप ये कह सकते हो, मतलब क्या ही लिखे 1 KB, ठीक है 2 की पावर 10 लिखूंगी, क्या मतलब है। अब यहाँ पर आपने 1 लेवल की पेज टेबल बनाई है फॉर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, is not practical because large amount of internal fragmentation, large amount of external fragmentation, large memory overhead in maintaining the page tables, या the large computation overhead in the ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखो अगर ध्यान से यहाँ पर देखो तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकती, राइट। अब बात ऐसी है, मैंने अभी आपको बताया था वर्चुअल मेमोरी से 1 लेवल पेजिंग की जा रही है, और हम इसीलिए तो करते हैं ना, इसीलिए तो हम पेजिंग करते हैं कि हम बच सके फ्रेगमेंटेशन से। तो यहां पर हम ये नहीं लगा के आ सकते डायरेक्टली, लास्ट लेवल ऑफ द पेजिंग जो होता है उसके अंदर जाके चांसेस होते हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सफर हो जाए। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो पेजिंग के अंदर होता ही नहीं है। बात ऐसी है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कि जो पेज टेबल है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा ओवरहेड यहाँ पर हो जाएगा। आपके पास में क्या है, 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो पेज साइज के अकॉर्डिंग आप निकाल के देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज की साइज है 1 KB की, और टोटल वर्चुअल एड्रेस आप लोगों का कितना है 2 की पावर 32, यानी आप ये कह सकते हो कि टोटल जो स्पेसेस है मेरे पास में वो कितनी होगी 2 की पावर 32। और एक पेज की साइज जो है वो आप लोगों को गिवन है 1 KB, यानी आप ये कह सकते हो 2 की पावर जो है वो 10, ये कह सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पेज लेवल एंट्रीज, नंबर ऑफ पेजेस बता सकती हूँ। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 की पावर 22 है। अब 2 की पावर 22 अगर पेजेस है तो मेरे पास में जो मेरे पेज टेबल बनेगी, अब हर पेज टेबल में आपको पता ना जितने भी पेजेस होते हैं सारे की सारी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। अब आप ये सोच के देखो 2 की पावर 22 है, 2 की पावर 22 को आप ये भी बोल सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 को आप मिलियन कह सकते हो, 2 की पावर 2 को आप 4, यानी कि आपकी जो पेज टेबल है उसकी साइज देखिए 4 मेगा या 4 मिलियन, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी आप लोगों की पेज टेबल हो जाएगी। और इसी वजह से आप कह सकते हो कि ये कंप्यूटेशन के लिए भैया बहुत ही ज्यादा एक ओवरहेड हो गया है, मतलब मेमोरी का एक बहुत बड़ा ओवरहेड यहाँ पर हो गया है। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, आप लोगों के गेट एग्जामिनेशन का सवाल था जो मैंने उठा लिया था, ठीक है। सी ही इसका सही आंसर। चलिए जी, एक और टॉपिक जो मैंने कल भी आप लोगों को 8 बजे वाले क्लास में बताया था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। अब देखो यहाँ पर क्रुस्कल्स पूछा हुआ है, हमको पता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमको बनाना होता है, और प्रिम्स कनेक्टेड वे में काम करता है, क्रुस्कल्स डिसकनेक्टेड वे में काम करता है। करना कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी एक वर्टेक्स से आप शुरू कर सकते हो और आपको उसकी क्या करनी है, नॉन कनेक्टेड एजेस चूज करनी है जिसका कॉस्ट मिनिमम है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास में कितना है, एफ तक है, नहीं ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ और जी, यानी कि टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास 7 है ना, मेरे पास में 7 वर्टिसेस हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 6 7, हाँ है ना, 7 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे कितनी एजेस की रिक्वायरमेंट है, मैम आपको 6 एजेस की रिक्वायरमेंट है ना, n-1 मेरे पास में एजेस होती है, तो आप लोग देख सकते हो सभी में 1 2 3 4 5 6, सब में 6 ही आप लोगों को एजेस दिखेगी। अब मैं यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट वाली एज लूंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आपके पास में देखो एडी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप ए जी भी ले सकते हो सॉरी,
फिर आप लोगे ये, अरे रुक जा, है ना, फिर आप CG ले लोगे, AD ले लोगे, CG ले लोगे या GC ले लोगे। उसके बाद में आप ट्राई करोगे कि आप AG लो, आप BG लो, उसके बाद में आप ट्राई करोगे कि आप AE लो, BF लो। मतलब कुल मिला के आपको सबसे मिनिमम वाले ही ढूंढने जी, और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, सबसे मिनिमम वाले ढूंढने हैं। बस ये कोशिश करना कि मिनिमम वाले ढूंढते समय आप लोगों को लेवल वाइज चलो, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लाइक AD जो है वो पहले लोगे GC से, उसी तरीके से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो AE पहले आ रहा है किसके कंपैरिजन में, BC के कंपैरिजन में, तो आप AE को पहले ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्राई करना होगा और आपको बनाना होगा। जैसे कि हम ऑप्शन में देखो एलिमिनेट कर सकते हैं, AD आपने लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने AE ले लिया, उसके बाद में आपने AG लिया, तो देखो ये गलत है क्योंकि आप AG को पहले लोगे ना भाई, मतलब कम साइज वाली वर्टेक्स है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर A गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B में देखो GC आपने लिया, ठीक है, GC आपने ले लिया, फिर आपने G भी लिया, G नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि आपको पहले AD लेना चाहिए था भाई, छोटा है, 2 है, 3 है। GC आपने लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने AD लिया, ये ठीक है, फिर आपने G भी लिया, ये भी ठीक है, फिर आपने GA लिया, ये भी ठीक है, फिर आपने क्या लिया, BF लिया, फिर आपने BF लिया, ठीक है, आप BF भी ले सकते हो, आप BC भी ले सकते थे, AE भी ले सकते थे, फिर आपने AE ले लिया, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द एज है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्ट किया है, ठीक है। आगे देखिए, AD आपने लिया, ठीक है, AG आपने लिया, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है ना। अगर सारी इक्वल हो जाती है तो फिर मैं लेवल वाइज कंसिडर कर लूंगी, और अगर ऐसा नहीं है कि सारी इक्वल नहीं है तो आप चूज कर सकते हो आराम से, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो हो गया क्रुस्कल्स के थ्रू। अगर मैं ये सेम क्वेश्चन प्रिम्स के थ्रू करूं तो, अब देखो ये सेम क्वेश्चन प्रिम्स के थ्रू करोगे ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी एक वर्टेक्स से। अब आप इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग आप या तो A पे जा सकते हो या D पे जा सकते हो, तो आप क्या चूज करोगे, ये चूज करोगे। अब आप 6 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो, 2 पे, तो ऑब्वियसली आप मिनिमम चूज करोगे। अब आपके पास में सिर्फ कनेक्टेड चलेंगे, या तो आप किस पे जा सकते हो, 4 पे या फिर 8 पे, तो आपके पास में यही चांस है कि आप 4 पे जाओ। अब इसके अलावा एक और चांस था मैम कि आप इस वाले की भी तो कनेक्टेड पे जा सकते थे, तो मैं इस पे भी जा सकती हूँ, 4 और 3 में 3 छोटा है, चले गए। अब मेरे पास में ऑप्शन है, मैं 2 पे जा सकती हूँ, मैं चली गई हूँ। इसके बाद में मेरे पास में ऑप्शन है कि या तो आप 4 पे जाओ, या आप 5 पे जाओ, या आप 3 पे जाओ, या आप 8 पे जाओ, तो आपके पास में 8 पे जाना है। बस ये ध्यान रखना कि कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में ऑप्शन है तो आप किस पे जाओ, 4 पे जाओ, हो गई आपकी कंप्लीटेड। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रिम्स और क्रुस्कल में दोनों में बस यही डिफरेंस होता है जो हमको याद रखना है मैम, कि प्रिम्स में सिर्फ कनेक्टेड एजेस जाएंगी, क्रुस्कल में आप कोई से भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं कनेक्टेड हो, ठीक है ना। और कनेक्टेड में पुरानी वाली भी ओपन ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पे जाना है, पुरानी वाली से भी आप कोई कनेक्टेड है तो जा सकते हो, ठीक है। चलिए जी, तो होपफुली आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मैंने आपके लिए बनाया है प्रैक्टिस के लिए, ये आज का हमारा होमवर्क सवाल है। इसके अलावा मैंने आपसे 2 और सवाल पूछे हैं, एक तो मैंने आपसे पोसेट वाला होमवर्क क्वेश्चन पूछा है, और एक मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या यू है, वो तो दिख ही रहा है, आंसर भी दिख ही रहा होगा उसका आपको, बट स्टिल 2 सवाल वो थ्योरेटिकल और एक ये आपका न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। कल का जो हमारा सेशन होगा 8 PM, उसमें मैं आप लोगों को यहीं से शुरू करवाने वाली हूँ, ठीक है गाइस। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम रह जाती है, कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या आपका डाउट है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड बाय बाय।